खत्म हो गई तुम्हारी? बहुत नींद आ रही है मुझे। अगर सोई नहीं ना तो पेपर के बीच में ही सो जाऊंगी। तुम भी नहीं सोए ना? मुझे पढ़ते देखते रहे। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सारी जिंदगी इसी तरह तुम्हें देख सकता हूँ। तुम्हें एग्जाम के लिए कादिर भाई लेके जा रहे हैं? वही जा रहे थे, मगर अब उन्होंने कहा है कि भाई ले जाएगा मुझे पेपर के लिए। कादिर भाई कल यहाँ तुम्हारे साथ रुकेंगे। कल सुबह वो लोग यहाँ पर आएंगे और फिर भाई मुझे ले जाएगा। मैं जैसे ही फ्री होंगी यहीं आ जाऊंगी सीधी। हो सकता है मेरे आने से पहले तुम्हारे बाबा भी आ जाएं। हो सकता है। गुड नाइट। गुड नाइट। अब तुम सो जाओ ना। फातिमा गुल, हाँ? क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ लेट सकती हो? सिर्फ 5 मिनट के लिए। तुम्हारे बालों की फूलों जैसी खुशबू, फातिमा गुल की खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर क़ौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम लाओ मुझे दे दो। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ताज़ियत के लिए आया हूँ। आप इतनी दूर मेरी माँ की जनाजे पे शरीक होने के लिए तो नहीं आए हैं। मुझे ये बताओ कि तुमने झूठ क्यों कहा? क्या आप कुछ लम्हों के लिए अपनी खुदगर्जी अलग कर कर मेरे गम को समझ सकते हैं? मैं अपनी माँ को कब्र में उतारने वाला हूँ। आप इनके आखिरी सफर में तो मुझे इनके साथ रहने दें। ठीक है मुस्तफ़ा, तुम अपना फर्ज निभाओ, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एक बार फिर हमें तुम्हारा बयान लेना है। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। मैं इस्तांबुल में बयान दे चुका हूँ पहले ही। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। मैंने किसी से झूठ नहीं कहा है। मुस्तफ़ा मजीद जुटलाओ मत, सरदार ने सब कुछ बता दिया है। हम जानते हैं कि तुम यहाँ कब आए थे। तुम्हारे सब झूठ खुल चुके हैं मुस्तफ़ा नलचाली।
ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने झूठ कहा था। मैं यहाँ एक रात के लिए आया था। इससे पहले मैं इजमीर से पहले मैं इस्तांबुल में था। किस जगह पर? बेकोज में था मैं। ये बात साबित कर सकता हूं मैं। तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा था? क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं इससे मिलने के बाद यहाँ आया था। उसका नाम सोना है, बेकॉज में रहती है वो। क्या वो मेरी खातिर झूठ कह देगी? समी इंतज़ाम कर देगा। तुम्हारे लिए नहीं, मगर मेरे खातिर झूठ बोल देगी। इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सरदार ने पुलिस के सामने ज़बान खोली कि तुम कहाँ थे तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। ठीक कहा तुमने। और क्या कह सकूंगा मैं इनसे? तुम कहना कि देखिए, मेरी इनसे कुछ महीने पहले मुलाकात हुई थी। तुम घर से इजमीर का 3 दिन का कहकर निकले थे, मगर इजमीर में तुम्हारा काम 1 दिन से ज़्यादा का नहीं था। तुम सोना से मिलने की खातिर जल्दी चले गए थे, समझ गए अब तुम? मैं 2 दिन के लिए रुक गया था इसके घर पर, फिर टैक्सी लेकर बेकॉज से निकल गया था, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। और मैंने टिकट खरीदे थे रात 1 बजे के, जिनका सीट नंबर 13 और 14 था मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी से ये बात छुपा कर रखूंगा। ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो माँ बनने वाली है और मेरी माँ भी हमारे साथ रहती हैं। वो बहुत बीमार थी और मैं नहीं चाहता था कि उनको रंजीदा करूं, और क्योंकि मैं बेकसूर था तो मुझे नहीं लगा कि कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं एकदम से सच बताता तो सबका शक मुझ पर पड़ता। मुझे डर था कि ऐसे जुर्म का इल्ज़ाम जो मैंने नहीं किया है वो मुझ पर ना लग जाए। अब अगर इस अफेयर के बारे में किसी को पता चलता भी है तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। और इस वक्त तुम्हें कोई डर नहीं? नहीं, मैंने अपनी माँ को खो दिया। अब मुझे किसी को खोने का कोई डर नहीं। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। तुम उस रात इस्तांबुल से क्यों निकले जब करीम को गोली मैं लगी? नहीं जानता कि करीम को कहाँ और कब गोली लगी थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खुदा के लिए बख्श दें मुझे आप। आखिरकार क्या चाहते हैं आप लोग और मुझसे? आराम से बैठो, आवाज नीची रखो, समझे? माजरत चाहता हूँ। मेरा साहब जवाब दे रहे हैं। मेरे ऊपर आप ये इल्जाम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि मैं उस वक्त इजमीर में था। किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाना कानून के खिलाफ नहीं है। मैं उस लड़की के बारे में तफ्तीश कर रहा हूँ, फिक्र मत करें। इस बार कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा होगा, उसने इंतजाम कर लिया होगा। वो ये नहीं जानता कि कोई और चीज भी उसका इंतजार कर रही है। आपका भी नहीं पता कि आप यहाँ मौजूद हैं। कैसे? करीम पे जिस रात हमला हुआ था उसी रात इसका वहां से रवाना होना मेरे ख्याल में महज इत्तेफाक नहीं है। हम अब भी नहीं जानते कि आखिर करीम पे हमला किया किसने था। मुस्तफ़ा पर सबको शक है, मगर उसकी बेगुनाही तो साबित हो गई है। वैसे मुझे तो लगता है कि उसके बयान में बहुत सारे तज़ाद हैं। उन्होंने उस लड़की को भी बुलाया है बयान देने के लिए। उसने भी यही कहानी बताई है वैसे जो मुस्तफ़ा ने बताई। उन्होंने उसके बयान पे मोहर लगा दी है। हो सकता है कि शायद यही सच हो, क्योंकि उसने अपनी बीवी को भी धोखा दिया है। वो इतना बदल गया है कि उससे कुछ भी बाइद नहीं है अब। हो सकता है कि वो हमेशा से ही ऐसा हो और मैं उसे पहचान ना सकी हूँ। मुझे नहीं मालूम, या शायद मैं जानना ही नहीं चाहती। लेकिन लगता है तुम्हें यकीन नहीं आया। हाँ, शायद मुझे यकीन नहीं है इस बात पर दिल से। मुस्तफ़ा की तो मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। मुझे जो इंसान अपना ज़मीर बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जानती हूँ मैं, वो काबिले भरोसा नहीं है। क्या तुम आजकल पहले के मुकाबले में मुस्तफ़ा के बारे में ज़्यादा सोच रही हो? मैं उसकी माँ के बारे में सोच रही थी। जिस दिन मैं भागकर मुस्तफ़ा के पास गई थी सहारा ढूंढने के लिए, और देखा तो वो घर चला रहा था, वो घर जो हमने बनाया था। सब जला दिया उसने।
मेरी रूह को झुलसा दिया उसने। मुझे लगा जैसे मैं जल रही हूं। उस घर के साथ मैं भी राख हो गई। वो वक्त, वो पल, वो लम्हे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाऊंगी। फातिमा गुल बर्बाद हो गई थी। उस वक्त मैं सिर्फ मुस्तफ़ा को पुकार रही थी, मगर उसने नहीं सुना। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में मैं तन्हा रह गई हूं। खालदा मामा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ। अगर देखा जाए तो उस दिन उन्होंने ही मुझे अपने बेटे से दूर किया था, लेकिन शायद मुझे अपने जहन से दूर नहीं कर पाई। तो क्या तुमने माफ कर दिया? मुस्तफ़ा के दिए हुए जख्म अभी पूरी तरह नहीं भरे हैं, अभी इनमें तकलीफ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, खुद से ये सवाल करती हूँ कि मुस्तफ़ा ऐसा ही था क्या, जिसने मुझ पर बीतने वाली हर मुसीबत से फ़ायदा उठाया और महल बना लिया अपने लिए। जो हुआ, शायद इससे मुझे ये एहसास हो गया कि मुस्तफ़ा किस किस्म का आदमी है। अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। तो फिर तुम्हारे ख्याल में मुस्तफ़ा ने करीम को कुछ हॉस्पिटल में कहा होगा? तुम इसे मानती हो कि तमाम लोगों ने तुमसे तुम्हारा मुस्तकबिल छीन लिया? उन्होंने मुझसे मेरी मासूमियत छीन ली। जब अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ती थी तो मैं डर जाया करती थी। जब इस किस्म के वाक़यात सुनने में आते थे तो मुझे बहुत खौफ आता था। और फिर यही सब कुछ एक दिन मेरे साथ हुआ और मुझे झेलने पर मजबूर किया। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों की वजह से हुआ ये सब कुछ मेरे साथ। उन लोगों के सिवा इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं इन सब बातों के लिए करीम को जिम्मेदार नहीं ठहराती। वो तो इत्तेफाक से वहां था उस रात। उसका कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है उसका। करीम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, काफी बेहतर है वो अब। उसको सीढ़ियों पे जाने आने में मसला हो रहा था तो हमने उसे नीचे वाला कमरा दे दिया। माशाल्लाह काफी बेहतर है पहले से। मुराद के साथ बहुत दिल लगता है उसका। ओहो वाह भाई, ये आ गया फातिमा गुल का खास तरीन वार्म केक। एक मिनट रुक जाएं, पहले एलिफ को हेलो तो कहने दें। हेलो एलिफ, कितनी बड़ी हो गई हो तुम? हाँ, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। वो तो आपके हाथ जितनी है। करीम जरा ख्याल रखना। आराम से आराम से, वैसे भी इसने थोड़ा सा वजन बढ़ा लिया है। मेरा ख्याल है इतना वजन बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं। कितनी प्यारी हो गई है ये। बिल्कुल अपनी पुप्पो की शक्ल की है। वो कहते हैं ना, फुप्पी भतीजी एक साथ, चचा भतीजा एक जैसे। चलिए अब करीम के आने की खुशी में मैं बुरा नहीं मनाती। देखो करीम कितना खुश लग रहा है। घर में सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन करीम के वापस आने के बाद तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहती थी। आखिर क्यों? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती थी या उसने कोई ऐसा कदम ही नहीं उठाया? हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ उसी रात की बात थी और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। किस तरह नहीं थी? करीम चाहता था कि तुम इसके पास लेट जाओ और तुम आराम से लेट गई वहां। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा कदम नहीं था और तुम्हें इस बात पर कोई एतराज भी नहीं हुआ? मगर वो तो इसलिए था कि वो बीमार था, बस इसीलिए उसने चाहा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मियाँ बीवी का कोई रिश्ता नहीं था? बिल्कुल, इसका उस बात से कोई ताल्लुक नहीं। फातिमा गुल, तुमने जो रेप के दौरान बर्दाश्त किया वो हैवानियत थी। तुम्हें इसको उससे अलग कर देना चाहिए। मियाँ बीवी के अनमोल रिश्ते में कोई हैवानियत का अमल दखल नहीं होता। तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की अज़दवाजी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम नहीं चाहोगी। वो तुम्हें सिर्फ उस वक्त हाथ लगा सकता है, तुम्हारी रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मगर अभी तो इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
मरियम आपा, अगले हफ्ते मैं सिर्फ करीम से मिलना चाहूंगी। जी जी मैं बता दूंगी उसे। किस दिन आना है? मंगल को 2 बजे तक आ जाइएगा आप। चलें ठीक है इंशाल्लाह। अगले मंगल को तो 14 फरवरी नहीं है? ओह नहीं, उस दिन तो मरियम आपा का निकाह है, नहीं आ सकेंगे। अगले हफ्ते शादी है, मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शादी करने के लिए कितना अच्छा दिन है। नहीं, हमने जान के ये दिन नहीं रखा था। हम चाह रहे थे कि जल्दी से निकाह हो जाए और निकाह ख्वाह ने यही दिन दिया हमें। तो फिर बुध के बारे में क्या ख्याल है? बुध 15 फरवरी को हमारा शेड्यूल कैसा है? नहीं, वही वक्त खाली है। ओके, तो फिर बुध को 2 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक दफा फिर बहुत मुबारकबाद, मैं बेहद खुश हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज फातिमा गुल, फिर मिलेंगे खुदा हाफिज, इंशाल्लाह। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। तो आपने ये दिन जानबूझकर नहीं चुना है? फातिमा गुल, आखिर में तुम्हें कितनी दफ़ा बताऊं? अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ? भाई 2 अधेड़ उम्र लोग वहाँ पे पहुँचे और उनकी मिन्नतें की कि हमारी शादी वैलेंटाइंस डे पर ही करवा दें, तो उन्होंने हमारी बात मान ली और हम पे रहम कर दिया। आपा रहने भी दें आप। हाँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि मेरी शादी वैलेंटाइंस डे पर है, लेकिन मैं इसे बदल तो नहीं सकती ना। अब क्या ज़रूरत है आपको बदलने की? हर रोज़ अपनी शादी की सालगिरह वैलेंटाइन के साथ मनाइएगा। लगता है थेरेपी तुम्हें बड़ी सूट कर रही है, बहुत खिली हुई हो तुम। बिल्कुल, हर सेशन के बाद थकावट महसूस होती है मुझे आपा, क्योंकि जहन पर जोर डालना पड़ता है ना। लेकिन इसके साथ साथ बहुत हल्का भी महसूस करती हूँ जब यहाँ से निकलती हूँ। हाँ। अरे हाँ भाई, शादी के लिए हमें एक अच्छा सा ड्रेस ढूंढना है फातिमा गुल। मैं तो बहुत खुश हूँ। मगर मुझे पता है कि हमें क्या खरीदना है, इसलिए हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस एक काले रंग का सादा सा ड्रेस लेना है मुझे, लंबा वाला। काला ड्रेस? सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपको काला रंग पहनने दूं। तो अब मैं सफेद जोड़ा थोड़ी पहनूंगी कोई शादी पे। क्यों नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की क्या हो गया है? सफेद कपड़े सर्दी में पहनकर चुड़ैल लगूंगी मैं। यही तो दुल्हनों का रंग होता है। भाई सफेद तो नहीं पहन सकती मैं। क्रीम? चलो क्रीम कलर का ड्रेस देख लेते हैं। यहाँ पर एक बोरे को और एक लस्सी देनी है। मुकद्दस, हमारी चाय ताज़ा तो है ना? टेबल नंबर 2 पे चाहिए। ठीक है, मैं 5 मिनट में बना ठीक देती है। हूँ। जरा सुनिएगा। जी ठीक है। मेहमद, इन खातून को सलाद दो जल्दी से। अरे चढ़ाई तो ना करें हमारे ऊपर, सिर्फ 2 हाथ हैं हमारे। कादिर भाई, वो टेबल नंबर 1 का बिल मांग रहे हैं। अच्छा। मालिक समझ रहे हैं अपने आप को। तुम इस तरह क्या देख रहे हो? अब इसे छोटे बच्चों की तरह नहीं लपेट देना, थोड़ी सी हवा लगनी चाहिए इसे। ठीक है। इतने अरसे से हो तुम यहाँ पे और कोई काम भी नहीं आता। जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। नॉन स्मोकिंग फ्लोर पे चाहिए प्लीज। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। हैव अ वेरी गुड डे। आप तशरीफ। कादिर भाई। हाँ, मैंने आपके लिए होटल की बुकिंग कर चलो दी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मगर ये प्लान ठीक तो है ना? नहीं, सही नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही प्लान मैंने है। सपान का कभी नहीं देखा है। मेरा मतलब है तस्वीरों में देखा है, इसके अलावा नहीं देखा। सर्दी और बाहर के मौसम दोनों में बहुत खूबसूरत लगता है। दरख्त भी है वहाँ पे और एक झील भी है ना वहाँ पे? हाँ, हम तो ऐसी जगह सिर्फ तस्वीर में ही देख सकते हैं ना राइमी। अगर हम भी जा सकते तो कितना मजा करते। सॉरी मुकद्दस खातून, मगर हम अपना हनीमून अकेले ही मनाना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ कोई और भी जाए। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी कादिर साहब, देखना चाह रही थी कि आप क्या जवाब देते हैं। और वैसे भी वहाँ का मौसम एलिफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हम रहेगा। कैसे जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं वहाँ पे? हमारी बच्ची अभी छोटी है, वहाँ बहुत ठंड होती है, रहने दे। लेकिन आपने तो जैसे ऐलान ही कर दिया कि शादी के बाद आप लोग हम लोगों की शक्लें भी नहीं देखेंगे, है ना? ऐसा कब कहा मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है। राइमी, लगता है अब हमें अपना इंतजाम करना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? इतनी सर्दी में कैसे नया घर ढूंढेंगे? उफ खुदाया, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ? तुम तो मौजू कहाँ से कहाँ ले जाती हो। अपनी बातों में अब सलाद को मत भूल जाना। हेलो, दोबारा कहिएगा कौन है? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया कादिर भाई? पुलिस स्टेशन से तुम्हारे मुकदमे के बारे में फोन आया था। क्या वाकई में? क्या हुआ? अभी नहीं जानता, वहाँ पहुँच कर पता चलेगा। रुक जा, मैं भी चलता हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, मैं जाता हूँ वहाँ पे। राइमी, तुम कहाँ चल दिए? यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत है, नहीं जाना।
तुम यहीं रुको, मैं फोन करता हूँ तुम्हें। नहीं भाई, मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, हमें जल्दी जाना होगा, आओ फौरन चलें। तो फिर इसका मतलब उन्हें मुजरिम मिल गया है। मेरा मतलब है अगर आपको फोन कर रहे हैं तो एहतियात से आओ मेरे साथ, चलो। इंशाल्लाह। हमें फोन कर दिएगा वरना हम परेशान तुम रहेंगे। इन सब बातों में सलाद देना मत भूल जाना। उफ अल्लाह, मुझे तो ये पागल ही कर देंगे। मैं शर्त ये कह सकती हूँ कि शादी के बाद वकालत छोड़कर ये गुल किचन में काम करेंगे। सलाद के तो पीछे ही पड़ गए। अल्लाह, आइए आइए। कुछ बात कर ले। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर मेरा जवाब होगा कि काश मेरा भी कोई होता, मगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे होगी? अकेले रहना मुश्किल है। कुछ पीना पसंद करोगी? हाँ, एक कोक पी लूंगी। यहाँ एक लड़की हुआ करती थी, तुम्हारी ही तरफ रहती थी। वो दुबली सी, काले बाल थे उसके, बहुत खूबसूरत। हमारे यहाँ तो बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, काले और भूरे बालों वाली। वो बहुत खूबसूरत थी। आंसू नाम था उसका। काफी अरसे से नजर नहीं आई। अब आप इससे नहीं मिल सकते, इसकी शादी हो चुकी है। अब वो ये काम नहीं करती। तुम उसे जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ, दोस्त है मेरी। उसके शौहर को जानती हो तुम? मुस्तफा नाम है उसका। क्या आप पुलिस वाले हैं? नहीं नहीं, मगर मैं जानता हूं कि तुमने पुलिस को बताया था कि तुमने मुस्तफा के साथ वक्त गुजारा है। उन्होंने ये बयान देने के लिए तुम्हें कितने पैसे दिए थे? छोड़ दें, पागल तो नहीं हो गए आप? बताओ, मुस्तफा ने ही ये कहानी बनवाई तुमसे? उसी ने पैसे दिए तुम्हें? छोड़ दो मुझे, नहीं तो शोर मचा के सबको बुला लूंगी। बकवास बंद करो और ये बताओ, ये प्लान तुम दोनों का था? मैं जानता हूं मुस्तफा ने झूठ बोला था और मैं ये बात साबित कर दूंगा। वाह 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 वाह। आपने हमेशा अदवान में कीड़े ही निकाले हैं, मगर आपने देखा मैंने क्या ढूंढ निकाला है। अच्छा, तो इस बिजली घर मंसूबे को बनाने की परमिशन मिल गई तुम्हें? जब हम लोग पीछे हट गए तो उन लोगों ने उसे निकलवा लिया। और इतने कर्जे होने के बावजूद भी हमें खरीदार मिल गए, बड़ी बात है ना? हिंदर खातून अच्छी तरह जानती है कि उसे करना क्या है। अपने शौहर के कारोबार को खूब तरक्की दी उसने। उन्होंने सस्ते में कंपनी खरीद ली और पन बिजली घर वाले मंसूबे को शुरू करने वाले हैं। तुमने ये सारी मालूमात कहां से हासिल की? मुझे तो पहले ही दिन से शक था। इस खबर के आने में आखिर क्या फायदा है उनका? आखिरकार कल रात जो बोर्ड की नई चेयरमैन के सेक्रेटरी को अपने साथ खाने पर ले गया मैं। अब आप पूरी तफसील ना पूछेगा, रात जाहिर सी बात है उसके घर पर गुजरी। ये अच्छा हुआ कि वो आसानी से सो गई और मैंने उसका कंप्यूटर इस्तेमाल किया। अब तो आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये टार्जन की वापसी हुई। बड़े फजूल पैसे जाया हुए मछली के सामान पर, किसी को तोहफा दे दीजिएगा। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो नहीं पता क्यों आया, मगर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। वेलकम मुस्तफा। कैसी हो तुम? मॉम तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही हैं। खुश आमदीद मुस्तफा। शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर्स मुझे यहाँ देखकर खुश नजर नहीं आते। हम भी बिल्कुल यही चाहते हैं कि वो सब चीजें करें जिससे ये परेशान हो जाएं। बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है।
अब मुस्तफ़ा को बुलाने का और क्या मकसद हो सकता है? ये सब जानबूझकर मेलतम कर रही है, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। फिक्र मत करो बेटा, किस्मत हम पर मेहरबान है। वापसी मुबारक। मेरी दराज में एक टाई है आपके लिए, अगर आपको चाहिए। इसका नाम बुरहान सोरगज था। उम्र 52 साल। इस घर का सामान हमें उसके पास से मिला है और उसके दस्तानों पर शॉटगन रेसिड्यू भी मिला है और गोलियों का ये डिब्बा भी। ये उस गोली से मैच करता है जिसने आपको जख्मी किया। ऑफिसर, आपको यकीन है कि इसी शख्स ने करीम को गोली मारी थी? सबूत से तो यही जाहिर है, साफ जाहिर है कि वो घर को खाली समझकर वहां दाखिल हुआ होगा। हो सकता है कुछ चुराना चाहता हो, मगर ज्यादा गुमान यही है कि वो सर्दी से बचने के लिए किसी जगह को ढूंढ रहा था। सिर्फ चंद प्लेटें, चमचे और कांटे और वो राइफल गोलियों के साथ जब उसने आपको आते हुए देखा होगा तो उसने घबराहट में आप पर गोली चला दी होगी। हमने उसके बारे में पूछगछ की थी। वो एक गरीब आदमी है। भीख मांगकर गुजारा करता है। उसका कोई भी नहीं है। दिमागी इमराज के लिए 2 दफ़ा इलाज भी हो चुका है उसका। मेरे ख्याल से इस तरह का बीमार शख्स किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। मगर वो मरा कैसे है? शिकारियों को जंगल में मिला। वो सर्दी की शिद्दत से मर गया होगा क्योंकि कोई ठिकाना नहीं था उसका, इसलिए वो आपके घर में मौजूद था और इसी वजह से आपको देखकर गोली चलाई होगी उसने। फिलहाल तो वो फाइल बंद हो गई है। काश वो करीम से बात कर लेता, करीम उसकी मदद करता। ऐसा तो नहीं है ना कि करीम उसको इतनी सर्दी में घर से बाहर निकाल देता, लेकिन ये बात वो कैसे जान सकता था? वैसे वो दिमागी मरीज था। हम उसके बारे में बातें कर रहे हैं जबकि वो मर भी चुका है। किस कदर बुरी बात है। कम से कम ये किसी का मंसूबा तो नहीं था ना। इतना जानकर ही मेरे दिल को तसल्ली हो रही है। ये भी हो सकता है कि अब ये फाइल बंद हो गई हो, मगर एक बार फिर खुलेगी। मुझे अभी भी यकीन है कि ये मुस्तफ़ा का ही काम है। मैंने उस औरत को ढूंढ निकाला जिसने ये दावा किया था कि उस रात वो मुस्तफ़ा के साथ थी। मैंने उससे बात भी की। फिर ये पता चला कि वो औरत हैचर की करीबी दोस्त है। हाय, वो अपनी बीवी को उसकी दोस्त के साथ मिलकर धोखा दे रहा था। शर्म आनी चाहिए उसे। मुझे यकीन है कि यह साजिश है। मुस्तफ़ा झूठ बोल रहा है, मैं जानता हूँ। चलें ये मान लेते हैं, हम साबित कर देंगे कि वो औरत उस बारे में झूठ बोल रही थी। फिर भी हमारे पास मुस्तफ़ा के खिलाफ कोई सबूत नहीं। सारे सबूत उस मरे हुए आदमी पर मिले हैं। राइफल का रेजिड्यू भी उसके दस्तानों पर लगा था। घर से चुराई हुई चीजें भी मिली हैं उस पे। यकीनन ये वही होगा। मुझे यकीन नहीं है। क्यों बाबा, क्यों यकीन नहीं है आपको? आप ये बात मान क्यों नहीं लेते कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या आपको अफसोस हो रहा है कि ये उनका काम नहीं है? करीम, आप क्यों यकीन नहीं करना चाहते कि ये वही लोग होंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। आज थाने में पुलिस के पास मैंने जो कुछ भी देखा मुझे वही सच लगा। प्लीज आप मुझे दूसरी कोई तस्वीर मत दिखाएं। ये काम हमारे दुश्मनों का नहीं था। मुझे बगैर किसी वजह की गोली लगी थी। करीम प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। ठीक है, आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं कि आपको मेरा ख्याल है। मैं ये बात समझ गया हूँ। आप अगर यही सब कुछ करते रहे तो मामलात और बिगड़ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। खुदा के लिए प्लीज उसका पीछा छोड़ दें। करीम, तुम्हारे बाबा को शक करने का पूरा हक है। शुरू में हम लोग भी तो यही सोच रहे थे। नहीं सोच रहे थे हम लोग ये सब बातें कि ये किसी ना किसी की साजिश है। हाँ, हम सब भी यही सोच रहे थे। मैंने भी यही कहा था, या तो मुस्तफ़ा है या यशरान है इसके पीछे। मुकद्दस भी यही कह रही थी, है ना मुकद्दस? बताओ ना। लेकिन अब पता चला ये वो नहीं है। अब तो हथियार भी मिल गया उन्हें और फाइल बंद कर दी है उन्होंने। तो अब हमें मुस्तफ़ा के बारे में ये बात बंद कर देना चाहिए। बहुत हो गया, अब हमें ये मुस्तफ़ा का चैप्टर क्लोज करना चाहिए। प्लीज